नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सचिवालय और नगर पालिका के खोरठा के नए सिलेबस में कई साहित्यकारों के ऊपर निबंध पढ़ने को दिया गया है और उन्हीं में से आज की इस क्लास में हम दूसरे साहित्यकार के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास मैं ले चुका हूँ और अगर आपने उस क्लास को मिस किया है तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपको वो क्लास दिख जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियोज के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज जिस साहित्यकार के बारे में, खोरठा के उस महान लेखक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने 40 साल में 40 खोरठा के किताबों को लिखा है और सिर्फ 40 खोरठा के किताबों को नहीं बल्कि 40 सालों में 40 हिंदी के किताबों को भी लिखा है। तो उन्हीं महान लेखक के बारे में आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। इनका एक बहुत ही फेमस कविता है, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे। आप में से कितने लोग इसको सुने हुए हैं? नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, है ना। और बहुत ही फेमस है ये। पूरा कविता को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ये मतलब आनंद लगता है सुनने में, बहुत ही आनंदित है ये कविता। तो इन्हीं के बारे में आज की इस क्लास में हम आपको समझाने वाले। बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जिन्होंने लिखा है उस व्यक्ति का नाम है प्रदीप कुमार दीपक। देखिए, ये मैं खुद से नहीं, ये पीडीएफ है, पीडीएफ को प्रिंट आउट में कराया हूँ, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ पे आप श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं। टोटल 3 पेज का ये पीडीएफ है, ठीक है। तो कह रहा है प्रदीप कुमार दीपक जी ने श्रीनिवास पानुरी जी से इंस्पायर होकर के, चूंकि प्रदीप कुमार दीपक जी भी एक खोरठा के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं और इन्होंने श्रीनिवास पानुरी जी के जीवन के बारे में लिखा है और सारी बातों को एकदम बेहतरीन ढंग से लिखा है। देखिए क्या क्या लिखा उन्होंने। कह रहा है कि झारखंड की धरती 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के कधियो नाय बिसरतीन। झारखंड के इस इतिहास में 25 दिसंबर 1920 का वो दिन झारखंड के इतिहास से कभी भूला नहीं जा सकता है। इस दिन को कभी भूला नहीं जा सकता है, कभी मिटाया नहीं जा सकता है। काहे कि यह दिन खोरठा महाकवि, क्योंकि इसी दिन खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म भेल हलै। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था कब? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। ये 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, है ना। और इसलिए झारखंड के इतिहास में, झारखंड की धरती में जब तक झारखंड रहेगा, जब तक यह धरती रहेगा, 25 दिसंबर का दिन को भुलाया ना जा सकता है और 25 दिसंबर 1920 के वह दिन को भुलाया नहीं जा सकता है। धनबाद करिया कोयला के बीच पानुरी जी एगो हीरा बन बहरैल और चातल पीतल गंजाय लौकिक राव बन गए। धनबाद के वो काले धरती के बीच से एक हीरा के रूप में श्रीनिवास पानुरी जी निकलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है, प्रदीप कुमार दीपक जी बताना चाह रहे हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म जो है वो धनबाद में हुआ था। और धनबाद आप सभी जानते हैं कि झारखंड का वह जिला जहां पे सबसे अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं निकाला जाता है या कोयला पाया जाता है तो वो झारखंड का धनबाद जिला है। और इसी जिले में इनका जन्म हुआ था, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था, है ना। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि करिया कोयला के बीच पानुरी जी एगो हीरा बन बहराइल और चातल पीतल गंजाई लोके राव बन गेल। और जो जिस लोगों को दबाया जा रहा था, जिन लोगों को दबाया जा रहा था, झारखंड के लोगों को जहां दबाया जा रहा था, उनका एक इंस्पिरेशन बन गए, एक मसीहा के रूप में बनकर निकले, ठीक है। चेतना का लहर उठे, जनसभा खोरठा रचना कर मानुषिक दिले आलो बारे सफल भेले। और इनका एक चेष्टा था शुरू से कि खोरठा भाषा में इनका बहुत लगाव था। खोरठा भाषा में कई रचनाओं को इन्होंने लिखा
और लिख करके जब इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को, इनकी कहानियों को लोग पढ़ना शुरू किए तो लोग इनके दीवाना होते चले गए। कहल जाए जे पानुरी जीक पानुरी जीक बाबा, बाप नहीं, बाप का मतलब पिता होता है। कहल जाए जे पानुरी जीक बाबा नवादा जिला मंझवे तुंगिक बेलदारी से आयल हल। और कहा जाता है कि पानुरी जी के जो दादाजी थे ना, बाबा का मतलब होता है दादाजी, है ना, वो कहाँ से आए थे, तो तुंगिक बेलदारी नवादा जिला का एक स्थान है ना, वहां से उठ करके कहाँ आए थे, तो धनबाद जिला में आकर के रहना शुरू किए थे। ठीक है, लेकिन इसका कोई एक होता है ना कि सही जानकारी नहीं, ये सिर्फ संभावना बताया गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन संभावना कम ही बनेगा। वोखिन 3 भाई हल, और श्रीनिवास पानुरी जी 3 भाई थे। कितने भाई? 3 भाई। एक भाई कतरा से बास करला, एक भाई, 3 भाई में से एक भाई जो है वो कतरास में रहने लगा। ठीक है, 3 भाई था, एक भाई कहाँ रहने लगा? कतरास में रहने लगा। और बाकी के 2 भाई, है ना, बाकी के 2 भाई कल्याणपुर बरवड्डा, है ना, कल्याणपुर बरवड्डा में बस गया। तो वही कह रहा है कि एक भाई कतरा से बास करला, बाकी 2 भाई कल्याणपुर बरवड्डा बस गया, कल्याणपुर बरवड्डा में जाकर के बस गया। ठीक है, इनकर बापे का नाम श्री शालीग्राम पानुरी, बापे का नाम मतलब होता है पिता का नाम श्री शालीग्राम पानुरी था, जबकि इनकर माये का नाम, माँ का नाम क्या था, तो दुखनी देवी ये था। ठीक है, तो इनकर बापे का नाम शालीग्राम पानुरी, माय दुखनी देवी, इनकर जेठा विशेषर पानुरी 4 दाइलेक दुकान हलय। और इनका जो जेठा कह लीजिए, मतलब चाचा कह लीजिए, इनका नाम क्या था? विशेषर पानुरी, है ना। तो विशेषर पानुरी जी का चावल और दाल का दुकान था। ठीक है, 4 दाल का दुकान हलय, किंतु इनकर बाप खेती कर रहल। तो चाचा तो खैर बिजनेस करते थे, दुकानदारी करते थे, लेकिन इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या बताया आपने अभी हमने? श्री शालीग्राम पानुरी। तो पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी जी के जो पिता थे वो खेती बाड़ी करते थे, किसान थे। ठीक है, इनकर बड़ भाई नाम राम खेलावन पानुरी, है ना। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? राम खेलावन पानुरी, शायद मैंने कहीं पे लिखा है, हाँ, बड़ भाई के नाम राम खेलावन पानुरी था। ठीक है, एक मात्र बहन सावित्री देवी हली, और इनकी बहन, एक बहन थी। टोटल 3 भाई थे, है ना। 3 भाई में बड़ भाई का नाम क्या था? तो राम खेलावन पानुरी, और 3 भाई पर एक बहन थी सावित्री देवी, है ना, सावित्री देवी, जिसका बिहार मनईटाण हुआ था। शादी कहाँ हुआ था? मनईटाण हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी करल बादे पानुरी जी की शिक्षा जिला स्कूल धनबाद में पूरा भेलै। 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए, मतलब क्लास 9-10 पढ़ने के लिए जिला स्कूल धनबाद में जाकर के अपना नाम दाखिल करवाए, और वहीं से इन्होंने मैट्रिक पास किया, और ये मैट्रिक से ज़्यादा पढ़े भी नहीं। ठीक है, गरीबी कारण मैट्रिक से आगू नहीं पढ़े पारले, गरीबी रहने के कारण मैट्रिक से ज़्यादा ये नहीं पढ़ पाए, किंतु ताल ले इनकर भीतर साहित्यिक चेठा जाग गेल हलै। लेकिन जब तक ये मैट्रिक पास करते ना, तब तक इनके अंदर खोटा साहित्य को लेकर के, मतलब साहित्य को लेकर, सिर्फ खोटा का नहीं, हिंदी के भी साहित्य को लेकर के अंदर जो है चेष्टा जग चुका था, इच्छा जग चुका था। इनकर बियाह मूर्ति देवी संग भेलैन। अब इनका जो शादी है वो मूर्ति देवी के संग हो गया था, मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो मूर्ति देवी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज को। इनकर बियाह मूर्ति देवी संग भेलैन। बापे के मृत्यु 9 सितंबर 1939 साले भेलै, और इनके पिता जिनका नाम श्री शालीग्राम पानुरी था, इनका मृत्यु कब हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है 9 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है, 9 सितंबर 1939 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है, जब श्रीनिवास पानुरी जी मात्र 19 वर्ष के होते हैं। 19 वर्ष के होते हैं, मतलब श्रीनिवास पानुरी जी का उम्र 19 वर्ष होता है, उसी समय इनके पिता का देहांत हो जाता है। और 1944 साले मायक मृत्यु के बादे, और 1944 ईस्वी में इनका माँ का भी निधन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेट जो है वो याद रखेंगे। 1944 ईस्वी में इनकर मायक मृत्यु के बादे पानुरी जी के ध्यान अपन रोजी रोटी
रोजगार बांटे गए, और जब माँ बाप गुजर गए है ना, तो इनका ध्यान जो है वो अपना स्थिति को सुधारने के लिए रोजी रोजगार की तरफ चला गया। 1946 ईस्वी में पानीपुरी जी पूर्णा बाजार धनबादे एगो पान गुमटी खोलला। 1946 ईस्वी में पानुरी जी जो है धनबाद के पुराना बाजार के इर्द गिर्द वो क्या खोले, एक पान की गुमटी खोले। ठीक है, पान का गुमटी खोले। पान कत्था से हाथ रंगाई लगल और उनकर कलम से कविता कहानी रूपे कागज रंगाई लगलन। और पान बनाते बनाते पान का जो कत्था रंग होता है ना, उससे उनका हाथ रंगना शुरू हो गया, और इसी तरह से उनके कलम से कविता और कहानी रूपे, मतलब कविता और कहानी के रूप में कागज जो है वो रंगना शुरू हो गया। क्योंकि शुरू से इनका इच्छा था कि भाई ये साहित्य में इन बहुत चेष्टा रखते थे, बहुत इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, लोग पाने के संगे संगे उनकर कविता के आनंद उठवा हला, और जो भी व्यक्ति उनके गुमटी पे पान लेने के लिए आते थे वो साथ ही साथ क्या करते थे, तो उनका जो कविता था ना उसका भी आनंद लेते थे। किंतु अपन फक्कड़ स्वभाव के कारण उनकर आर्थिक दशा ठीक नहीं रहे लगल, लेकिन उनका जो पोलाइट स्वभाव था ना, इस कारण से उनका आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहने लगा। पानुरी जी से लिखल हल जे हम चाकरी नाई करके आज पछताए रहल हूँ, है ना। और पानुरी जी लिखे थे कि हम नौकरी ना करके आज हम पछता रहे हैं, हित हमरा बेस सुझाव नहीं दिले और ससुराल बाट ले कोनो मदद नहीं मिल रहे। और जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो हमसे बड़े लोग थे, वो हमको सही सुझाव नहीं दिया, और ना ही हमारे ससुराल से हमें किसी तरह को कोई मदद मिला कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके, या फिर उस समय जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब हमें कोई ज्ञान देने वाले नहीं थे, नहीं तो आज कहीं हम चाकरी में रहते, मतलब नौकरी वगैरह में रहते। बेटा भगवान दास एगो बड़ परिवार, बेटा भगवान दास, एक बड़ा परिवार का बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानुरी, ध्रुव पानुरी, अर्जुन पानुरी जे एखन खोरठा के सेवाएं लागल हथिन। मतलब अर्जुन पानुरी जो है वो आज भी खोरठा भाषा के सेवा में लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि एगो बड़ परिवार, बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानुरी, ध्रुव पानुरी, अर्जुन पानुरी जो अभी भी खोरठा के सेवा में लगे हुए हैं, अरुण लाल पानुरी, बेटी निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी सौभिन के दायित्व उठते प्रोत्साहित सेवाएं तनिको कमी नहीं अले, और सबने अपना अपना दायित्व को उठाया, और फिर खोरठा में किसी तरह को कोई कमी नहीं आया। आगे क्या कर रहा है, 1950 साले से खोरठा गंभीर भय रचना शुरू कर ले, और 1950 ईस्वी के बाद से ध्यान रखेंगे, 1950 ईस्वी के बाद से ये एकदम सीरियस मोड ऑन करके, सीरियस होकर के अपना खोरठा भाषा का रचना शुरू कर दिया। 1954 साले खोरठा पहल कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित भले, और 1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 में इनका जो पहला, ठीक है, पहल खोरठा कविता है ना, तो पहला जो खोरठा कविता है, खोरठा कविता, ये कब प्रकाशित हुआ, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1957 ईस्वी में खोरठा भाषा में मातृभाषा नाम से एगो पत्रिका प्रकाशन भले, और 1957 ईस्वी में भी खोरठा भाषा में मातृभाषा नाम से एक पत्रिका प्रकाशित हुआ, और यह बछर आकाशवाणी रांची से खोरठा पहिल कविता प्रसारण भले, और इसी वर्ष 1957 ईस्वी में ही रांची में स्थित आकाशवाणी से इनका जो खोरठा का पहला कविता है उसको प्रसारण किया गया था। आकाशवाणी से प्रसारण किया गया था। तो प्रकाशित होना अलग चीज़ है, प्रसारण होना अलग चीज़ है। किसी चीज़ को हम लोग टेलीकास्ट करते हैं तो उसको प्रसारण होना कहते हैं। तो इनका जो पहला कविता है 1957 ईस्वी में रांची आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। ताल ले पानुरी जी का नाम चारों बाटे पसेर चुकल हले, तब तक पानुरी जी का नाम जो है, नाम का चर्चा चारों तरफ होना शुरू हो गया था। हिंदी के नामजायज साहित्यकार और हिंदी के एक बहुत ही बड़े साहित्यकार, नामी साहित्यकार, बुद्धिजीवी नेता सौभिन इनकर प्रतिभा को लोहा मानने लगा थे, और जितने भी बुद्धिजीवी नेता थे वो इनके प्रतिभा को लोहा मानना शुरू कर दिया था। पानुरी जी खोरठा कविता पाई पढ़ बड़ कवि सम्मेलन करला, जेकर कारण इनकर परिचय हरिवंश राय बच्चन
से भले, ठीक है। मतलब पानुरी जी के खोटा कविता पाई पढ़ कवि सम्मेलन कर लाए। मतलब खोटा जी जो सॉरी ये पानुरी श्रीनिवास पानुरी जी जो है वो खोटा भाषा में क्या किए, कवि सम्मेलन किए। और कवि सम्मेलन करने के क्रम में इनका परिचय जो है वो हरिवंश, राय बच्चन, राहुल सांकृत्यान, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिव पूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, राम जीवन शर्मा, राधा कृष्ण वीर भारत तलवार जैसन साहित्यकार संघ हुआ। और जब ये अपने भाषा में क्या करने लगे तो सम्मेलन, कवि सम्मेलन करने लगे, तब अच्छे अच्छे कवि, अच्छे अच्छे लेखक से इनका पहचान बनने लगा, इनकी मुलाकात होने लगी, ठीक है। राष्ट्रवाणी दैनिक में उनका संपादक श्याम कृष्ण बख्शी बाल किरण फरनाई के समीक्षा छापला। और राष्ट्रवादी जो दैनिक है, ठीक है, राष्ट्रवाणी दैनिक में उनका संपादक श्याम कृष्ण बख्शी बाल किरण फरनाई के समीक्षा छापला, मतलब इसको छापा गया था। महापंडित राहुल सांकृत्यान उनका चिट्ठी लिखला। और इनके तरह तरह के अचीवमेंट को देख करके एक बार क्या किया, महापंडित राहुल सांकृत्यान उनको एक चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है। तो महापंडित राहुल सांकृत्यान कौन थे, तो एक बहुत बड़े कवि थे। वो श्रीनिवास पानुरी जी को एक चिट्ठी लिखते हैं, मातृभाषा का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मतलब मातृभाषा, माँ मतलब अपने जो मातृभाषा होता है उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, ना ही लोक कविता को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि ना तो मातृभाषा को कोई छीन सकता है और ना ही लोक कविता को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। मतलब उनके एनर्जी को और बूस्ट करने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यान जी ने श्रीनिवास पानुरी जी को यह खत लिखा था, ठीक है। हाँ, कविता करने में आप साहित्यिक कवियों की कविताओं का अनुकरण ना करें, उनके लिए आदर्श से लोक कवि और उनकी अछूती भाषा। पानुरी जी मेघदूत के अनुवाद खोठाई कर गोटे साहित्य जगते हलचल मचाई देले। और श्रीनिवास पानुरी जी एक बार क्या किए कि मेघदूत का अनुवाद इन्होंने खोटा में किया, है ना। अब मेघदूत का अनुवाद जब इन्होंने खोटा में किया तो इनके अनुवाद से पूरा जो साहित्य का जो जगत था ना उसमें इन्होंने हलचल ला दिया। क्यों? क्योंकि मेघदूत जैसा चीज को इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया था, तो खोटा में इन्होंने अनुवाद कर दिया था। साहित्यकार राधा कृष्ण उनके बारे में लिखला। उसके बाद जो साहित्यकार राधा कृष्ण थे उनके बारे में लिखते हैं, किनके बारे में, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, कि छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोटा भाषा में श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। और राधा कृष्ण लिखते हैं कि छोटा नागपुर भाषा के सर्वप्रथम खोटा भाषा में, है ना, मतलब छोटा नागपुर के भाषाओं में सर्वप्रथम भाषा जो खोटा भाषा है उसमें श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत का अनुवाद करके उन्होंने एक अलग श्रेय प्राप्त किया है, ठीक है। अनुवाद पानुरी जी के मुक्त छंद का प्रयोग किया है और वह भी अपने में एक नई चीज है। और जिस तरह से इन्होंने वो मेहनत किया है, अपनी कोशिश को किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही नई चीज है। पानुरी जी की तपस्या अनुकरणीय है और पानुरी जी की जो तपस्या है वो अनुकरणीय है, अविश्वसनीय है, ठीक है। उनकी तपस्या के सम्मुख आदर से सिर झुक जाता है। और राधा कृष्णन कह रहे हैं कि उनके इस तपस्या से हमारा सिर जो है वो झुक जाता है, मतलब उनके सम्मान में हमारा सिर झुक जाता है। डॉक्टर वीर भारत तलवार ये भी कुछ कहते हैं। डॉक्टर वीर भारत तलवार मेघदूत के बारे में लिखला, मतलब मेघदूत के बारे में लिखते हैं, कहना ना होगा कि श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत की उसकी उचित जमीन पर उतार दिया। मतलब ये कहना होगा कि श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत को जहां सही माने में उतरना चाहिए, मेघदूत को अपने जमीन पे उतार दिया, खोटा भाषा में अनुवाद करके। लोक भाषा का सहारा जनपद की कथा जनपद वासियों तक पहुंच गई, है ना। और वो कह रहे हैं कि लोक भाषा का सहारा जनपद की कथा और जनपद वासियों को मिल गया। मतलब जो उन्होंने अनुवाद किया था, है ना, तो उस अनुवाद से लोग इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि लोग जो है तारीफ में तरह तरह की चीजें इनको लिखना शुरू कर दिया, कई चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। और जब मेघदूत का इन्होंने खोटा में जब ट्रांसलेट किया तब
कहा जाता है, ठीक है, भारत तलवार के द्वारा डॉक्टर वीर भारत तलवार के द्वारा, कि इनको जो मेघदूत का सही जगह है वहां पे श्रीनिवास पानुरी जी ने उतार दिया। इस अनुवाद से खोटा भाषा भावाभिव्यक्ति की क्षमता सिद्ध होती है। पंडित हंस कुमार तिवारी लिखा। अब कौन लिखता है? तो पंडित हंस कुमार तिवारी। किसी कला वस्तु को एक आकार से दूसरे आकाश में ढालना एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना कठिन काम है। मतलब किसी कला वस्तु को एक आकार से दूसरे आकार में ढालना और किसी भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना बहुत ही कठिन काम है, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी ने करके दिखाया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेघदूत को किस में ट्रांसलेट किया? तो खोरठा में ट्रांसलेट किया था। फिर मेघदूत का बड़ा ही कठिन परंतु खोरठा भाषा के कवि पानुरी जी उसके अनुवाद की सतुत चेष्टा की है। और अपने आप में मेघदूत जो है वो बहुत कठिन है, उसका अनुवाद करना बहुत कठिन है, लेकिन पानुरी जी ने इसे करके दिखाया और इनके प्रति उनकी जो चेष्टा है वो सराहनीय है। भूल के गाढ़े ऐश्वर्य में सादी छटा देखते ही बनता है। और उन्होंने कहा कि फूल के गाढ़े ऐश्वर्य में सादी छटा देखते ही बनता है। सोचिए कितने अच्छे अच्छे शब्द से इनकी तारीफ की जा रही है। बड़े ही सरल किंतु उपयुक्त शब्द, निरंकार श्रृंगार और सीधा ढंग। महान कवि सह लेखक रामदयाल पांडे जी। अब एक महान कवि सह लेखक रामदयाल पांडे जी पानुरी जी के चिट्ठी में लिखकर खोरठा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप बड़ी सफलता से कर रहे हैं। आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ रहा है ना, मतलब उन्होंने लिखता है कि खोरठा भाषा नामक जनपदीय भाषा में, खोरठा भाषा के इस जनपद की भाषा में आपने जो काव्य का निर्माण किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। वह कभी बहुत विकसित होगा और भारतीय भाषाओं के इतिहास में बहुत पूर्ण स्थान लेगा। तो जो आपने खोरठा भाषा की बीड़ा को उठाया है, एक दिन ये बहुत ही आगे आएगा, बहुत ही विकसित होगा और भारत के भाषाओं के इतिहास में यह अपना जगह बनाएगा। ये कौन करें? रामदयाल पांडे जी करें। किससे? श्रीनिवास पानुरी जी से। कब? जब उन्होंने मेघदूत का अनुवाद खोरठा में करते हैं। ठीक है, मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूं, मतलब आपके इस प्रयास को मैं वैसा ही प्रयास मानता हूं जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। तो वो कहते हैं रामदयाल पांडे, ठीक है, कि आपने जो मेघदूत को खोरठा भाषा में बदलने का प्रयास किया और खोरठा भाषा में इसको जो ट्रांसलेट किया, इस प्रयास को मैं उसी तरह के प्रयास मानता हूं जैसा कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत के लिए प्रयास किया था, है ना। वाल्मीकि जी की कई रचनाएं संस्कृत भाषा में और हिंदी के साहित्यकारों ने, हिंदी के कवियों ने हिंदी के लिए जो प्रयास किया, उसी तरह से आपने भी अपने खोरठा के लिए किया है। ठीक है, और अब क्या कर रहा है? पानुरी जी के शोभिन कवि जी कही के डाका लगल है ना। और पानुरी जी इतने बड़े अचीवमेंट के बाद सभी लोग इनको कवि जी कह करके संबोधित करने लगे। झारखंड आंदोलन जन्मदाता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, झारखंड आंदोलन का जो जन्मदाता स्वर्गीय विनोद कुमार बिहारी एके राय और कवि जी में बड़ी हेलमेल रहा है ना। मतलब जो झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो और एके राय और कवि जी का मतलब है श्रीनिवास पानुरी जी के बीच में बहुत अच्छा मेल मिलाव रहता था, बहुत अच्छा दोस्ती रहता था। दुयो नेता जखन उ डहर से पार होतल, दोनों नेता जिस समय कवि जी के घर से होकर के गुजरता, उसके रास्ते से होकर गुजरता, तो कवि जी के पान गुमटी में 2-4 कविता बिना सुने जाय के नाम नहीं लेता। और जब ये दोनों जो नेता है वो श्रीनिवास पानुरी जी का जो पान का गुमटी उन्होंने दिया था, वहां से जब गुजर रहे होते थे तो रुक करके वहां पान भी खाते थे। और श्रीनिवास पानुरी जी, जिनको कवि जी कह के संबोधित किया गया बाद में, है ना, इनके कविता को बिने सुने बिना वो लोग वहां से नहीं हिलते थे। कवि जी जनवादी हला, है ना। कवि जी कैसा थे? तो जनवादी थे। मानुष के दुख दर्द शोषण सामाजिक कुरीति गुलैन के दरदराई के कलम चलेला और हियक मानववादी संस्कृति जगवे और जोगवे में सौंसे जीवन समर्पित कर देला, है ना। चूंकि कवि जी जो थे वो जनवादी थे, जनवादी किस्म के व्यक्ति थे, तो यहाँ के दुख दर्द शोषण सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने अपनी कलम के जरिए बदलने का प्रयास
किया, ठीक है, अपनी संस्कृति को बदलने का प्रयास किया, अपनी संस्कृति को यथावत स्थापित करने का प्रयास किए थे। कौन? श्रीनिवास पानुरी जी। और अपने कलम के ताकत से वो अपने समाज को भी बदला, जो समाज की कुरीतियां थी, ठीक है, उसको भी बदला और मनुष्य का सोच को भी बदला, और इसी में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। ठीक है, पानुरी जी अपन साहित्यिक जीवने, अच्छा उससे पहले है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के युगे गीता कई सौसे घोषणा पत्र खोरठा में काव्य अनुवाद करला। इनखर कविता से प्रभावित भाई के कावित्री, मतलब इनके कविता से प्रभावित होकर के एक कावित्री और मजदूर नेत्री रमनिका गुप्ता धनबादे अपन डेरा में पैत शनिचर के काव्य गोष्ठी कर हली। मतलब जो एक काव्यत्री थी, कावित्री और मजदूर नेत्री जिनका नाम रमनिका गुप्ता था, ये प्रत्येक शनिवार को धनबाद में अपने डेरा पर क्या करती थी? तो काव्य गोष्ठी करती थी, जहां कवि जी की कविता सुन के सौभिन झूम उठा हल, जहां पे श्रीनिवास पानुरी जी को भी आमंत्रित किया जाता था और इनके कविता सुन करके वहां सभी कोई झूम उठते थे। ठीक है, आगे कराए पानुरी जी अपन साहित्य जीवने 40 बछरे 40 गो खोटा किताब और 40 गो हिंदी किताबें की रचना कर ले। अब पानुरी जी जो है अपने जीवन के 40 मतलब साहित्य के अपन साहित्यिक जीवने मतलब अपने साहित्य जीवन के 40 सालों में 40 खोटा का किताब को लिखा और 40 हिंदी के किताब को लिखा। गरीबी के कदियो अपन साहित्य रचेक डहरे रोडा बैन खड़ा हवे नहीं दिले, और गरीबी को अपना अड़ंगा बनने नहीं दिया। आप लोग में से जो सोचते हैं ना, है ना, कि भाई हम गरीब हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनको श्रीनिवास पानुरी जी से सीखना चाहिए था कि 19 साल की उम्र में, है ना, उनके पिता जो है उन्हें छोड़ करके चले गए और कुछ दिनों के बाद उनकी माँ भी चली गई, और सारी जिम्मेदारी जब श्रीनिवास पानुरी जी पे आता है, फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा को नहीं मारा, अपने साहित्य की लगन को नहीं तोड़ा, और एक समय ऐसा आया कि 40 सालों में उन्होंने 40 खोटा की किताबों की रचना कर दी और 40 हिंदी किताबों की रचना कर डाली। गरीबी को कभी अड़ंगा बनने नहीं दिया। हमरा आइजो याद है जे कविता जे वो प्राय भेंडरा गाँव में जहां उनका रिश्तेदार हलथिन, है ना। एक बार क्या करते थे कि श्रीनिवास पानुरी जी, एक जगह था प्राय भेंडरा गांव था एक, ठीक है, जहां पे उसके रिश्तेदार रहते थे। वहां जब आते थे तो ये जो लेखक जो इनके बारे में लिखे हैं, लेखक का नाम है प्रदीप कुमार दीपक, वो वहां पे क्या करते थे, तो इनके आए हुए जब वो आते थे तो वो कविता को गाते थे, है ना, कविता को गाते थे। उस समय ये दीपक जी कह रहे हैं कि हम छोटे रहते थे, है ना, मेरा बचपना था। अब बचपना था तो उनका कविता सुन करके हमको बहुत मजा आता था। तखन हम छोट गिदर हलूं नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तखन हमें ई कविताटा के गिदराली रूपे देख रहा हूँ हलूँ, किंतु बड़ भेले बाद उनकर ई कविता टाई भाव बुझे पारलूँ। जब ये पानुरी जी आते थे अपने रिश्तेदार के यहाँ और इस कविता को गाते थे, है ना, कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, उस समय हम बच्चा हुआ करते थे और उस समय सुनने में बहुत मजा आता था, लेकिन जब हम बड़े हुए तब इसका सही माने में अर्थ हमको समझ में आया। ठीक है, और पानुरी जी की प्रमुख रचना गुला खाटे खूंटे ई रकम है। और प्रमुख जी की रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो बहुत ढेर सारी रचनाओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बाल किरण तितकी जो काव्य संग्रह है, मधुक देशे जो प्रणय गीत है, राम कथा मृत जो काव्य एवं खंड प्रकाशित है, मेघदूत, है ना, मेघदूत अनुवाद जो मेघदूत को इन्होंने अनुवाद किया था खोटा भाषा में, ठीक है, ये अप्रकाशित चाबी काठी, ठीक है। उसके बाद आंखिक गीत जो 1977 में जो गीत संग्रह है 1977 में आया था। उसके बाद परिजात जो काव्य है, रखते भिंजल पंखा कहानी संग्रह है, अजनास जो नाटक है, मैतिक चूर अग्नि परीक्षा जो काव्य है, समाधान हिंदी खोटा, है ना, मोह भंग हमर गांव भ्रमर गीत, उद्वासल कर्ण जो नाटक है, ठीक है, पर युगिक गीत जो अनुवाद है, अपराजित काव्य युग जाए मेरे गीत छोटो जी और वामपंथी भावना, ये सब जो है इनके कुछ रचनाएं हैं। कुछ प्रकाशित हुआ, कुछ नहीं भी प्रकाशित हुआ, किसी किसी को उन्होंने क्या किया तो अनुवाद किया है। जैसे
मेघदूत को उन्होंने क्या किया है, तो अनुवाद किया है। ठीक है, पानुरी जी रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य रहला, और पानुरी जी जो है वो रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगे संगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभागक संपादक मंडल उनका आजीवन सदस्य रूपे शामिल करल गेल हले, और साथ ही साथ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में उनको आजीवन रखा गया था। हालांकि 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी इचक्के हृदय गति रुके कारण उनकर मृत्यु भय गेलन। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को अचानक उनका हृदय की गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाता है, किंतु उनका रचना और नाम सदैव अमर रहे। लेकिन उनका नाम और उनकी रचना जो है, उनका शरीर तो जरूर मर गया, लेकिन उनका नाम और उनका रचना जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, तो अमर हो गया। जे डहरे पानुरी जी एकाई रहल चलल हल आज ऊ डहरे हमिन सैकड़ों खोटा लेखक, मतलब जिस रास्ते में पानुरी जी अकेले चले थे, आज उसी रास्ते पे हम सैकड़ों की संख्या में लेखक है ना चल पड़े हैं। कवि और साहित्यकार चल रहा ही, कई कवि कई साहित्यकार जो हम लोग चल रहे हैं। कौन कर रहा है, दीपक कुमार कर रहे हैं। ठीक है, ये दीपक कुमार जो दीपक हैं, जो इनके जीवनी को लिखा है, वो कह रहे हैं कि एक समय था जब इस रास्ते पे पानुरी जी अकेले चल पड़े थे, लेकिन अभी एक ऐसा समय है कि हम 100 से भी ज़्यादा लेखक, काव्य है ना और साहित्यकार जो हैं वो इस रास्ते पे चल पड़े हैं। ठीक है, जखन जखन खोटा साहित्य के चर्चा हते पानुरी जी के नाम मने जरूर परत, और बेंडाइल बेंडाइल साहित्यकार सब के ध्रुव तारा बैन आजो डहर दिखाई रहा हथिन। और जब जब खोटा साहित्य का चर्चा होगा तब तब मन में श्रीनिवास पानुरी जी की याद आएगी, और बेंडाल बेंडाइल साहित्यकार सब जो जैसे तैसे जो अभी मतलब परिपूर्ण साहित्यकार नहीं है, उनके लिए ये ध्रुव तारा बन करके आज भी उनको रास्ता दिखाने का ये काम कर रहे हैं, और मानववादी विचार धाराएं चले प्रेरणा दे रहा हथिन। और मानववाद के विचार पे और उन्हीं के धारा पे चलने की प्रेरणा ये दे रहे हैं श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, थोड़ा सा इनका जीवनी जो है वो लंबा था, हो सकता है वीडियो आपका लंबा क्या हो, लेकिन पढ़ना भी जरूरी था। तो चलिए अब चीज़ों को शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी के डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी धनबाद में हुआ था। दादा उनका कहाँ के रहने वाले थे, तो तुंगी बेलदारी नवादा जिला के रहने वाले थे। 3 भाई 1 बहन होते थे। वो 3 भाई में से 1 भाई कतरास में बस गया और 2 भाई जो है कल्याणपुर बरवाडा में बस गया जाकर के। ठीक है, बापे का नाम उनका शालिग्राम पानुरी और माँ का नाम दुखनी देवी, जबकि उनके चाचा जो थे वो विशेषर पानुरी जो चार और दाल का दुकान डाले हुए थे, लेकिन पैसे से अगर श्रीनिवास पानुरी जी के पिता को देखा जाए तो वो किसान थे। ठीक है, बड़ भाई का नाम राम खिलावन पानुरी और वहीं बहन का नाम जो था वो सावित्री देवी, जिसका बिया मनई टाण में किया गया है। ठीक है, पत्नी का नाम मूर्ति देवी और पढ़ाई इन्होंने 10वीं कक्षा तक ही कर पाए थे। लेकिन जब 19 साल की उम्र में इनका पिता का देहांत हो जाता है, बाद में 1944 ईस्वी में जब इनकी माँ का देहांत हो जाता है, तब आर्थिक जिम्मेदारी जो है वो इनके कंधों पे आ जाता है। और इसी आर्थिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपने साहित्य को नहीं छोड़ा इन्होंने, और साहित्य को नहीं छोड़ा 1954 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला खोटा कविता को लिखा, और उसके बाद 40 सालों में 40 खोटा की किताबों को लिखा और 40 हिंदी के किताबों को लिखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है खोटा के भाषा में, जहाँ पे खोटा को एक विकराल रूप देने का प्रयास इन्होंने किया, खोटा को इंडिया के इतिहास में एक अलग पहचान देने का कोशिश किया। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से श्रीनिवास पानुरी जी को सत सत नमन। और 1986 ईस्वी 9 सितंबर 1939 को उनका मृत्यु हो गया ना, है ना। श्रीनिवास ये तो शालिग्राम पानुरी जी का हुआ था। इनका मृत्यु जो है वो कब बताए मैं आप लोगों को, है ना, हाँ 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को पानुरी जी का मृत्यु हो जाता है, श्रीनिवास पानुरी जी का देहांत हो जाता है। लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे आज भी हजारों कवि जो है वो चल रहे हैं, हजारों साहित्यकार चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा जीवनी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके आगे वाले साहित्यकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब मिलेंगे इसके आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।